मेरी सास ने मुझे बरी में पूरे 30 फैंसी जोड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था और मेरी सास का कहना था कि मैं इनकी दी हुई बरी में से रोज़ एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे इनकी ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि उन्होंने मुझे बरी में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज़्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी? मगर सास की खुशी के लिए मैंने इन्हें इनकार ना किया और इनकी बात सर झुकाकर मान ली। पर हैरत की बात तो ये थी, मैं जैसे ही नहाकर निकलती तो मेरी सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, ये गंदा हो गया है। मैं तुम्हें इसके बदले बाजार से नया जोड़ा ला दूंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा कैसे गंदा हो सकता है। फिर मेरी सास उसी दिन मुझे बाजार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा मुझे खरीद कर ले देती और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेती। फिर रात होते ही वो जोड़ा उठाकर छत पर चली जाती, जहां मेरी सास के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो दिन में 2 से 3 बार छत पर बने कमरे में जाती थी। अगर इस बात का जिक्र मैं अपनी सास से करती कि वो मेरे जोड़े रात के वक्त छत पर क्यों ले जाती है, तब वो गुस्सा कर जाती और मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज देती। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही थी। अब मैं भी इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। इन्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मैं इस बात पर इनसे खफा रहने लगी थी। फिर एक रोज़ मेरी सास दोपहर के वक्त सोई हुई थी। मैं छुप कर जल्दी से ऊपर चली गई और जैसे ही मैंने इस कमरे में झांका तो मुझे चक्कर से आ गए, क्योंकि वहां तो मेरे सारे जोड़े एक बदसूरत। मेरा नाम किरण है। मैं कराची के शहर की रहने वाली हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरे वालिद की खुशी की इंतहा ना रही और उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज तक मिठाई बांटी थी। इनकी तो खुशी से पाँव भी जमीन पर नहीं लगते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटी की पैदाइश पर भी इतना खुश होता है क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मैं अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे सातों भाई मुझसे बड़े थे। मेरे वालिदैन को बेटी की बहुत चाहत थी, इसलिए मेरी पैदाइश पर उन्होंने खूब जश्न मनाया और मेरी परवरिश में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। मेरे वालिद ने कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट में बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे सातों भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मेरे सातों भाइयों को मैट्रिक करवाने के बाद वालिद साहब ने अपने साथ काम में लगा दिया, क्योंकि इनका काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इनसे अकेले इतना बड़ा कारोबार संभाला नहीं जा रहा था। अल्लाह ताला के फजल से वालिद साहब ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली थीं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वालिद साहब ने मुझे पढ़ने दिया। मगर मैंने जैसे ही बीए मुकम्मल किया तो इन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और वालिद साहब चाहते थे कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी। खानदान में कोई मुनासिब रिश्ता न होने की वजह से अम्मी ने एक रिश्ता कराने वाली को कह दिया और बहुत ही जल्द वो मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़के का नाम सलीम था। वो एक प्राइवेट इदारे में एक अच्छी पोस्ट पर लगे हुए थे। माहाना 1 लाख तनख्वाह थी और सबसे बढ़कर ये कि सलीम मुझे और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए थे। मेरी रजामंदी से मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। 2 माह बाद मेरी और सलीम की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर सलीम के घर आ चुकी थी। सलीम को मैंने अपनी सोच से भी ज्यादा बढ़कर पाया था। इनमें वो हर खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरा ससुर, 3 देवर और एक नंद रहती थी। ये कुल 7 अफराद थे। मगर ससुराल आकर मैंने एक अजीब बात नोट की कि मेरे ससुराल में 7 अफराद थे, मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास ही करती थी। मेरे ससुर और शौहर जॉब करते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते थे। शौहर की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती और हमारा नाश्ता कमरे में आ जाता, तो मैं भी इसके साथ नाश्ता कर लेती। वो नाश्ते के बाद दफ्तर चला जाता और मैं अपने कमरे की सफाई करने लगती। बावर्ची खाने में आ जाती, जहां मेरी सास नाश्ता बना रही होती। मेरे 3 देवर अभी छोटे थे और इनमें से 2 स्कूल जाते थे, जबकि इनसे बड़े वाला कॉलेज जाता था।
इसलिए सुबह सवेरे बहुत शोर मचाते थे, और जब वो तीनों घर से निकल जाते तो घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती, क्योंकि अब घर में मेरी सास नंद ही रह जाती थी। ऐसे में मेरी सास 2 पराठे बनाने की बजाय 3 बना लेती थी, जबकि मुझसे नज़र बचाकर एक छोटी सी ट्रे सजा लेती थी। मेरी नंद वहीं बावर्ची खाने में नाश्ता कर लेती और फिर स्कूल चली जाती। ऐसे में वो छोटी सी ट्रे देखकर मैं हैरान रह जाती, मगर मेरी सास मेरे बावर्ची खाने में होने तक वो ट्रे मुझसे छुपा कर रखती थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, इसलिए मैं ये देखकर सोचती थी कि इस घर में 8वां कौन था जिसके लिए मेरी सास ट्रे सजाती थी। मेरी सास ने मुझे बरी में 30 फैंसी जोड़े दिए थे। इनका कहना था मैं रोज सलीम के आने से पहले नहा धोकर इनकी दी हुई बरी में से एक जोड़ा पहनकर बैठूं। मुझे फैंसी जोड़े पहनने का शौक नहीं था, मगर सास के कहने पर मैं रोज एक फैंसी जोड़ा पहनने लगी। मगर हैरत की बात तो ये थी, जब भी मैं नहाकर निकलती तो सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, वो गंदा हो गया है, मैं तुम्हें इसके बदले बाजार से नया जोड़ा ले दूंगी। इनकी ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती, मगर मैं चुप करके इन्हें अपना पुराना जोड़ा दे देती और वो मुझे इसके बदले एक नया जोड़ा ला देती। मैं इनकी ये बात समझ नहीं पाई थी। फिर एक दिन मेरी नंद ने अपने स्कूल के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। मेरी सास और नंद ने बाजार जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का जोड़ा ले दूंगी। मगर मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैं इनके साथ बाजार चली गई। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी। पहले मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान खरीदा और फिर वो मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गईं, जहां उन्होंने मुझे मेरी पसंद का फैंसी जोड़ा खरीद कर दिया। फिर उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी नंद और सास ने मुझसे छुपकर एक बच्चे के कपड़े खरीद लिए। ये देखकर मैं हैरान हुई कि हमारे घर में इतना छोटा बच्चा कौन था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही कपड़े खरीद रहे थे। मगर फिर भी मैंने ये सोचा, अब ये तो खुशी की बात थी, इसलिए इन्हें ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे वो कपड़े भी दिखाने चाहिए थे। खैर, ये तो मैं जान गई थी कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे और मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैं ये बात अपने शौहर से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि नया नया साथ था, वो कहीं ये ना समझ लें कि मैं इनके घर वालों पर शक कर रही थी। इसलिए मैंने ये बात इनसे नहीं पूछी, बल्कि मैं तो बार बार इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मगर बार बार ये बात मेरे सामने आ जाती, क्योंकि अब मैं इस घर का फर्द थी और रोज़ मेरी सास का मुझे कहना कि तुम्हारा कल वाला जोड़ा गंदा हो गया है, तुम नहाकर नया जोड़ा पहन लो और ये मुझे दे दो। मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता था। भला एक दिन में एक नया फैंसी जोड़ा कैसे गंदा हो सकता था, जबकि मैं तो सारा दिन अपने कमरे में रहती थी, नया जोड़ा पहन कर ना बाहर जाती और ना ही कोई काम करती। मैं रोज नहाकर नया जोड़ा पहन लेती और पुराना जोड़ा सास को देने के बाद इनके पास बैठ जाती। मेरी सास जोड़ा लेने के बाद बार बार छत पर बने हुए कमरे की तरफ देखती थी। घर की छत पर बना कमरा जहां सिर्फ मेरी सास जाती थी। सोचने लगी कि वहां ऐसा क्या था जो मेरी सास की नजरें बार बार वहीं उठ जाती थीं। फिर एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई तो मैंने सारा दूध चाय में डाल दिया। जब हम चाय पी रहे थे तब मेरी सास ने दूध का पूछ लिया और मैंने इसे बताया कि मैंने तो सारा दूध चाय में डाल दिया था। ये सुनकर वो फिक्रमंद हो गई और इसने जल्दी से ही मेरे देवर को बाजार से दूध लेने के लिए भेज दिया और इस बेचारे को चाय भी नहीं पीने दी। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। फिर ऐसी कई बातें होने लगीं जिनसे मुझे शक होने लगा कि मेरे ससुराल वाले कुछ तो मुझसे छुपा रहे थे। सास का रोज मुझे नया जोड़ा लाकर देना और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेना, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर थीं। फिर दिन गुजरने के साथ साथ मैं घर के काम करने लगी और अब मुझ पर खाना पकाने की जिम्मेदारी भी आ गई थी। इससे पहले घर के सारे काम मेरी सास कर दिया करती थी और शाम के वक्त मेरी नंद मदद कर दिया करती थी। मगर मैं ऊपर वाली मंजिल के कमरे तक भी कभी नहीं गई थी, क्योंकि मेरी सास इसकी सफाई कर दिया करती थी और ये सब उस वक्त करती थी जब मैं अपने कमरे में आ जाती, ताकि मुझे इसके बारे में कुछ पता ना चल सके। मगर कब तक ऐसा चलता, मुझसे ये राज कब तक छुपा सकते थे। और फिर वही हुआ। एक दिन मैंने दोपहर का खाना पकाया। दोपहर के वक्त मैं और मेरी सास ही होते थे, मगर मैं अपने तीनों देवर का भी खाना पकाती थी, क्योंकि वो आम तौर पर दिन के 2 बजे तक घर आ जाते थे।
मगर मैं और मेरी सास 12:30 बजे तक खाना खा लेते थे। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाना खाने के बाद अपनी सास को बताया और अपने कमरे में आ गई। तबीयत खराबी के बावजूद मुझे नींद नहीं आई और मैंने सोचा कि सर दर्द की गोली ले लूं। इस सर दर्द से तो आराम आ जाएगा, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। अभी मैं बरामदे में ही थी कि मैंने बावर्ची खाने में अपनी सास को एक प्लेट में खाना डालते हुए देखा। ये देखकर मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों सास बहू ने खाना मिलकर खाया था। ये क्या, अचानक मेरी सास को फिर से भूख लग गई? मैंने अपने दिल में सोचा था और उसी वक्त मैं हैरान रह गई जब मेरी सास ने वो प्लेट ट्रे में रख दी और इसे अपने दुपट्टे से ढांप कर बावर्ची खाने से बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाने लगी। मैं जल्दी से बरामदे के पिलर के पीछे छुप गई ताकि वो मुझे देख ना लें, और फिर मैंने अपनी सास को उस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि अचानक सास नीचे आई और मेरी बरी के जोड़े, जो गंदा कहकर मुझसे ले लेती थीं, वो फैंसी जोड़े भी उठाकर छत पर ले गईं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गलत हो रहा था जो मुझसे ये सब छुपाया जा रहा था। कहीं मेरी सास मेरी शादी वाले जोड़ों पर कोई जादू या तवीज़ तो नहीं कर रही थी? मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थीं। मैं इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। आखिर छत पर क्या हो रहा था? मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था। मैं ये बात सोचकर अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे भले के लिए ही था। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि अब मैं सास को सारा दिन बातों में लगाए रखूंगी और ऊपर जाने नहीं दूंगी। अगले रोज मैंने अपना नया फैंसी जोड़ा पहनने से इनकार कर दिया तो मेरी सास ने मुझे खूब डांटा और कहा कि बहू, इसे हमारे घर की रस्म समझो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे शौहर को इस बात का पता न चल जाए और उन्होंने अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए मैंने नहाकर सास का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया और अपना उतरा हुआ जोड़ा सास को दे दिया। मगर मैंने प्लान के मुताबिक सास को सारा दिन बातों में लगाए रखा। आज दोपहर को इन्हें ऊपर जाने का मौका ना मिला। मुझे इनके चेहरे से साफ कोई परेशानी महसूस हो रही थी। शाम को मेरे शौहर सलीम आए तो मैं मजबूरन सास को छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी, मगर मेरी सास की नज़रें कमरे की तरफ ही थीं। रात के 9 बजे फिर इसी तरह मेरी सास एक ट्रे में खाना और मेरा उतरा हुआ जोड़ा लेकर छत पर चली गई। मैं चुप करके इन्हें देखती रही। अब इस राज को जानने के लिए मेरे सर पर एक जुनून सवार हो गया था। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ कौन है और मेरे उतरे हुए फैंसी जोड़ों के साथ क्या किया जा रहा है। और आखिरकार मुझे एक दिन मौका मिल गया। उस दिन जब मेरी सास नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैंने सोचा अब ये अच्छा मौका है कि मैं इस कमरे में झांक लूं। इसलिए मैं जल्दी से ऊपर वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। सच तो ये था कि ऐसा करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई दरवाजे से अंदर न आ जाए। मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं रुकी नहीं और उस बंद कमरे के सामने पहुंच गई। और जैसे ही मैंने उसमें झांका तो आगे का मंजर देखकर मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहां तो एक बदनुमा सी चीज थी जो मेरे सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे सारे कपड़े सामने एक हैंगर पर लटके हुए थे। इसका चेहरा इतना अजीबो गरीब था कि मैं इसे देखते ही बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैंने देखा कि सब बहुत परेशान थे। मुझे होश में आता देखकर मेरी सास कहने लगी, शुक्र है किरण, तुम होश में आ गई, वरना मैं तो तुम्हें ऊपर वाले कमरे के सामने बेहोश देखकर डर गई थी। ये सुनते ही मुझे वो मंजर दोबारा याद आ गया जब मैंने इस कमरे में झांका था, इसलिए मैं घबराकर अपनी सास से पूछने लगी, ऊपर वाले कमरे में कौन था और वहां मेरे सारे जोड़े क्यों लटकाए हुए थे? ये सुनकर मेरी सास कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर कहने लगी, ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था क्योंकि तुम भी बाकी लोगों की तरह डर जाओगी, मगर तुम खुद ही उस तक पहुंच गई। ये कहकर मेरी सास ने मुझे एक नज़र देखा और कहने लगी, वो मेरी बेटी है जो कि इस वक्त 18 साल की हो चुकी है, मगर इसका वजूद एक छोटी बच्ची की तरह है। दरअसल मेरे 4 बेटे और एक बेटी थी और मुझ में मजीद बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं थी। ये बात मुझे डॉक्टरों ने कह दी थी।
जब मेरी बेटी पैदा हुई, मगर मैं चाहती थी कि मेरी एक और बेटी भी पैदा हो, इसलिए मैं एक बार फिर उम्मीद से हो गई और मैंने ये बात सबसे छुपा ली। मगर ये बात अपने शौहर से कैसे छुपा सकती थी? इसलिए फिर जब मेरे शौहर को इस बात का पता चला तो वो मुझसे बहुत खफा हुए और इसने मुझे कहा कि इसे ज़ाया करवा दूं, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था। अब तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं कि तुम बच्चा पैदा करो। मगर मैं ज़िद पर अड़ गई। फिर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास चली गई और इसने मुझे चेकअप के बाद बताया कि मेरी बेटी है और ये बच्ची नॉर्मल नहीं थी। मगर अब इसे ज़ाया भी नहीं किया जा सकता था, वरना मेरी जान भी जा सकती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त 8वां महीना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मगर मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था कि साइंस खुदा नहीं थी, इसलिए इनकी कही बात झूठी भी हो सकती थी। मगर मुझे डॉक्टरों की बात पर उस वक्त यकीन आया जब ये बच्ची इस दुनिया में आई और हम सब डर गए, क्योंकि ये किसी इंसान का बच्चा नहीं लग रहा था। इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। शौहर ने मुझ पर गुस्सा किया था कि ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। अब इस बच्ची को भी घर ले जाने को तैयार नहीं थे। सबका कहना था कि इस बच्ची को कोई मेडिसिन देकर यहीं ख़त्म कर दिया जाए या फिर किसी फलाई अदारे में जमा करवा देते हैं। मगर मैं इसकी माँ थी, मैं इसे कैसे मार सकती थी या फिर अकेला कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए मैंने अपने घर वालों से खूब झगड़ा किया और जिद करके इस बच्ची को अपने साथ ले आई और फिर सबके फैसले के मुताबिक इस बच्ची को ऊपर छत वाले कमरे में रख दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। ऊपर मेरे अलावा कोई नहीं जाता और मैं खुद ही इसका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि इसके बहन भाई भी तुम्हारी तरह इसे देखकर डर जाते हैं। मगर मेरी तो ये औलाद थी और मैंने इसे जन्म दिया था, इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना था। तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले मैंने इसे तुम्हारी बरी दिखाई थी। तब मेरी बेटी जिद पर अड़ गई थी कि मुझे भी ऐसे जोड़े चाहिए। वो कहती थी कि आप मुझे ये जोड़े दे दें और अपनी बहू के लिए नए जोड़े बनवा लें। मगर उस वक्त मेरे पास इतना वक्त ना था, क्योंकि शादी को 2 दिन रह गए थे। तब मैंने इससे वादा किया था कि शादी के बाद एक एक करके यही सब जोड़े मैं ऊपर आकर तुम्हें दे जाऊंगी। कि शादी के बाद मैं तुमसे ये कैसे जोड़े मांग सकती थी, क्योंकि तुमने भी अभी तक कोई जोड़ा पहना ही नहीं था। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही तरकीब आई कि मैं तुम्हें रोज़ एक नया जोड़ा पहनने को कहूँ और अगले रोज़ तुमसे किसी भी बहाने से वो जोड़ा लेकर अपनी बेटी को दे दूँ और तुम्हें बाजार से नया जोड़ा ले दूँ। किरण मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में खुश देखना चाहती थी। वो 18 साल की हो गई थी, मगर वो इंतहाई जिद्दी और चिड़चिड़ी सी थी। वो अपनी हर बात मनवा कर रहती थी। अगर तुम्हें ये सब बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर मेरी सास रोने लगी और फिर मुझसे कहा कि किरण बेटी, कभी कभी जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो सोचती हूँ मेरे मरने के बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उन डॉक्टरों की बात मान ली होती तो आज इस बेचारी को भी इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। अपनी सास को यूं रोता देखकर मैंने इन्हें माफ़ करके अपने सीने से लगा लिया। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी गलती भी कर लेता है जिसका खमियाजा इसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लालच भी हमें बहुत तकलीफ देता है, इसलिए खुदा से बहुत ज़्यादा मांगने की बजाय अपनी बेहतरी ही मांगनी चाहिए।